अंग्रेज़ी बोलने के लिए ज़रूरी शब्द। अंग्रेज़ी बोलने के लिए कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आप सीखने वाले हैं जिनके बिना अंग्रेज़ी बोलना भी मुश्किल है और अंग्रेज़ी लिखना भी मुश्किल है। तो उन शब्दों को आप सीखें, जानें। इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है अंग्रेज़ी बोलते वक्त और अंग्रेज़ी को लिखते वक्त। तो ये कौन से वो वर्ड्स हैं और किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करेंगे वो सारा का सारा कंप्लीट मैं बताने वाली हूँ। इन शब्दों का सिर्फ हिंदी में मीन जानने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हिंदी में मतलब जान भी जाएं लेकिन आपको इनका इस्तेमाल नहीं आएगा तब तक आप इनका सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते अंग्रेज़ी को बोलते वक्त। तो कौन से वो वर्ड्स हैं, जैसे कि है यहाँ पर डू है, डज, हैव, हैज़, हैड, इज़, फिर है आर, एम और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं। उन सभी का इस्तेमाल हम यहाँ पर सीखेंगे। सीखें इनका इस्तेमाल और अपनी अंग्रेज़ी को, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो कौन सा सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है DO यानी कि डू। डू इसको पढ़ेंगे और कब इसका इस्तेमाल होता है, जब वाक्य शुरू होगा क्या से, क्या, और इस वाक्य की एंडिंग होगी ता है या फिर ते है से। क्या से शुरुआत होगी, ता है, ते है, इस तरीके से एंडिंग होगी। ऐसे वाक्य में आप इस्तेमाल करेंगे डू का। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम सोते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो क्या से शुरुआत हो रही है और एंडिंग ता है से या ते है से हो रही है। तो सबसे पहले आप जान लें कि इस डू का इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, कौन कौन से कर्ता के साथ करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि डू का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करें तो आप इसका करेक्ट यूज़ कभी नहीं कर पाएंगे और अपनी इंग्लिश को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे इसका इस्तेमाल आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। आई, वी, यू और दे के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट है ना जितने भी, जैसे कि माय फ्रेंड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है ना, मेरे दोस्त। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डू का। तो सेंटेंस देख लें आप, जैसे कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। तो यहाँ पर इस वाक्य को हम बनाएंगे डू यू प्ले। क्या से शुरू है और ते हो से एंडिंग है, तो डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। यू के साथ जैसे मैंने बताया हम डू का यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग में करेंगे। नेक्स्ट है क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं, तो डू आई, क्या मैं, डू आई स्टडी, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई स्टडी। क्या हम जाते हैं, क्या हम जाते हैं, डू वी गो, डू वी गो। तो इस तरीके के आप वाक्य बनाएं। क्या हम, क्या मैं, इस तरीके से शुरुआत होगी क्या से और ते है से इसकी एंडिंग होगी, ते है या ता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर यूज़ आपने सीखा डू का। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है डज। डज का इस्तेमाल हम किन के साथ करेंगे, इसकी हिंदी जान ले। क्या और ता है या ती है से एंडिंग होगी। क्या से शुरुआत होगी वाक्य की और ता है, ती है से इसकी एंडिंग होगी इस वाक्य की। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। हम यूज़ करेंगे ही के साथ यानी कि डज ही, शी के साथ यानी कि डज शी, इट के साथ यानी कि डज इट, नेम के साथ यानी कि डज रोहन। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे डज का। वाक्य देख ले। क्या वह जाती है, क्या वह, तो डज शी जाती है यानी कि गो, डज शी गो, डज शी गो। क्या वह आता है, क्या वह, तो डज ही, आता यानी कि कम, आता है यानी कि कम, तो डज ही कम। तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे डज का भी। और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, डज ही, शी, इट और नेम के साथ आप करेंगे डज का इस्तेमाल। क्या और क्या से शुरुआत होगी, एंडिंग होगी ऐसे वाक्यों की ता है या ती
है से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है DID, डिड। काफ़ी सारे वाक्य डिड वाले सुनते होंगे लेकिन इस्तेमाल नहीं पता होगा, तो आज से आपको पता भी चल जाएगा। आप इसके थ्रू, इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं। तो डिड का इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, पहले जान ले इसकी हिंदी कि क्या से शुरुआत होगी वाक्य की, ते थे, ती थी या ता था से एंडिंग होगी। क्या से शुरुआत होगी, ते थे, ती थी या ता था से एंडिंग होगी, या फिर कई बार आ, ई, ए इस तरीके से भी एंडिंग हो जाती है। तो दोनों तरीकों को आप याद रखें। जैसे कि वाक्य जान ले, पहले सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट के जाने बिना आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो डिड के लिए आपको याद करना कुछ नहीं है, जितने सब्जेक्ट है ना ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इस डिड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सभी के साथ बिना डर के आप इस डिड का इस्तेमाल कर दे ऑल सब्जेक्ट्स के साथ। अब वाक्य देखें कि क्या तुम खेलते हो, क्या तुम, तो डिड यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, डिड आई, डिड वी, डिड यू, डिड दे, डिड ही, डिड शी, डिड इट, डिड रोहन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें इस डिड की। क्या तुम खेलते हो, डिड यू प्ले। तुम बाहर गए, डिड यू, तुम डिड यू गो आउट, बाहर गए। इस वाक्य को आप क्या लिखते हैं, क्या तुम बाहर गए, क्योंकि क्या से शुरुआत होनी है तो क्या यहाँ पर एंट्री होगी क्या की, क्या तुम बाहर गए, डिड यू गो आउट। इस तरीके से कर ले इसको, क्योंकि क्या वाले सेंटेंसेस ही हम देख रहे हैं ना, इसलिए क्या तुम बाहर गए, डिड यू गो आउट। डिड का इस्तेमाल सीखा आपने, डिड का यूज़ आ गया। अब चलते हैं हम हैव की तरफ। हैव का मतलब निकलता है पास है के सेंस में। हैव का मतलब है पास है। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम आई सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई हैव, वी सब्जेक्ट के साथ यानी कि वी हैव, यू के साथ यू हैव, दे के साथ दे हैव। तो इसको आप याद कर ले, रट ले कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। वाक्य देखें अब आपके पास किताब है, तो यू हैव अ बुक, आपके पास किताब है, कुछ भी है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। आई वी यू दे के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। ये आपको याद ज़रूर रखना है, तभी आप सही प्रकार से हैव का यूज़ कर पाएंगे। तो यू हैव अ बुक, आपके पास किताब है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप बनाएंगे डोंट हैव या डजंट हैव से। अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप बनाएंगे डोंट हैव या डजंट हैव से। क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, यानी कि पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तब आप यूज़ करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ही शी इट और नेम के साथ आप यूज़ करेंगे डजंट हैव का। ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप यूज़ करेंगे डजंट हैव का। आई वी यू दे, इसका इस्तेमाल आप करेंगे डोंट हैव के लिए, डोंट हैव के लिए आई वी यू दे, प्लूरल के साथ डोंट हैव का आई वी यू दे, आई वी यू दे याद कर ले। और ही शी इट नेम के साथ डजंट हैव का यूज़ करेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है और आप वाक्य बनाएं आपके पास क्या क्या नहीं है। जैसे कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, तो इस तरीके से आप अंग्रेज़ी में बोलेंगे आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक। उसके पास किताब नहीं है तो शी डजंट हैव अ बुक, शी डजंट आ जाएगा, शी के साथ डजंट आता है, शी के साथ डजंट यानी डज नॉट। ठीक है, डज नॉट और डजंट इसमें कंफ्यूज ना हो। डू नॉट को हम डोंट बोल सकते हैं और डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब शी डजंट हैव अ बुक, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं अंग्रेज़ी में। आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो डजंट यानी कि डू नॉट और डोंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम डू और हैव, यानी कि आप पहले डू और हैव का इस्तेमाल सीख लें। डू से शुरू होगा वाक्य और हैव का सेंस देगा, जैसे कि क्या पास है, क्या पास है। अगर आपके सामने वाले से आपको पूछना है अंग्रेज़ी में क्या आपके पास किताब है, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास कार है,
तब हम यूज़ करेंगे डू और हैव का ये स्ट्रक्चर, ये वर्ड्स। कैसे? और अब पहले आप जान ले कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे। बिना ये जाने तो आप इनका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं ना, तो डू हैव का भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, आई वी यू दे। अब वाक्य देख ले, जैसे कि क्या आपके पास मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बोले अंग्रेजी में। क्या आपके पास है, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कॉपी है, इस तरीके से। डू यू हैव अ बुक, डू यू हैव अ वॉच, डू यू हैव एन अम्ब्रेला। तो ऐसे वाक्य आप बनाएं और अंग्रेजी में बोले। नेक्स्ट है डज और हैव का यूज़। डज और हैव का यूज़, सब्जेक्ट जान ले। डज का जो है, हम डज और हैव का अगर हम यूज़ करेंगे तो ही, शी, इट और नेम के साथ हम यूज़ करेंगे। याद कर लें, ही, शी, इट और नेम के साथ हम यूज़ करेंगे इस डज का। अब वाक्य देख लें, क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी, डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, डज ही हैव मनी। इस तरीके से सेंटेंसेस बना लेंगे आप डज हैव और डू हैव को लेकर भी। यानी कि क्या पास है, डज हैव सेंस देगा कि क्या पास है, डू हैव भी सेंस देगा क्या पास है, लेकिन डिफरेंस आ जाता है कर्ता को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू हैव का यूज़ करेंगे और डज हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हैव। अब सेम ही वर्ड है, सेम HAVE हैव है, लेकिन इसमें फ़र्क आ जाता है। इसका यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, यानी कि सहायक क्रिया के रूप में करते हैं इस हैव का यूज़। इस हैव का यूज़ हम सहायक क्रिया के रूप में करेंगे, इसका हिंदी में मीन नहीं जाएगा। और वैसे अगर आप लेंगे ना, हैव के साथ जो है जो वर्ब आएगी ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो मेन वर्ब आएगी ना वो थर्ड रूप में आएगी, यानी तीसरा प्रकार आएगा हेल्पिंग जो मेन वर्ब है ना उसका। तो ये अगर सेंस देगा, अगर हिंदी में आप निकालें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं का सेंस देता है। ऐसे वाले वाक्य हैव के साथ जो मेन वर्ब होती है ना वो थर्ड लग जाती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इस हैव का यूज़ किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। वाक्य देख लें आप। पहले तो सब्जेक्ट है यहाँ पर आई वी यू दे, सेम है, आई वी यू दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का। किसके साथ? आई वी यू दे। वाक्य है वे खेल चुके हैं, वे खेल चुके हैं या उन्होंने खेल लिया है। चुका है, चुकी है, लिया है, दिया, इन सभी के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव का। अब क्या है, वे खेल चुके हैं तो दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। तो यहाँ पर ये पास है का सेंस नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब आ गई है और पास है के सेंस वाले में हमने देखा कोई जो मेन वर्ब नहीं थी वहाँ पर। ठीक है। अब सेम ऐसे ही हैज़ का यूज़ भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी कि सहायक क्रिया के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है? ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़ और कोई भी नाम है उसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? इन सभी के साथ हम हैज़ का यूज़ कर। वाक्य देख लें, जैसे कि वह खेल चुका है तो ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है, ही हैज़ प्लेड। तो ही के साथ हमने यूज़ किया, इस्तेमाल किया हैज़ का। क्लियर है? अब सेम ऐसे ही हैड जो है पास था, आपके पास कोई भी वस्तु थी पास्ट में तब हम हैड का यूज़ करेंगे। पास था ना, था का सेंस आ रहा है। और अब इसका इस्तेमाल जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, तो याद कुछ नहीं करना है इसमें। इसका जो इस्तेमाल आई वी यू दे, ही शी इट, सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ हम ऐड का यूज़ करते हैं। हैज़ हैव के साथ ऐसा नहीं है लेकिन हैड के साथ ऐसा है। जैसे कि वाक्य देखें, मेरे पास मोबाइल था तो आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ मोबाइल। समझ गए? हैड आते ही था का सेंस आ जाता है, हैड आते ही था का सेंस आ जाता है। पास होने की, अभी होने की बात नहीं की जाती, कोई वस्तु पहले थी आपके पास, ऐसा सेंस आता है। नेक्स्ट जो है डिड नॉट हैव है, यानी पास नहीं था। डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव यानी कि पास नहीं था, ऐसे यूज़ करेंगे। कोई आपके पास कोई चीज़ वस्तु नहीं थी तो डिड नॉट हैव आप बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ वॉच। अब डिड नॉट हैव इसका इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट के साथ कर लेंगे, कंफ्यूज ना हो। आई वी यू दे, ही शी इट, सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ आप यूज़ कर लेंगे डिड नॉट हैव का। क्लियर है? आपके पास कोई वस्तु नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी तो आप यूज़ करेंगे डिड नॉट हैव का।
नेक्स्ट चलते हैं हम, सेम डिड आ जाएगा और डिड के साथ हैव का यूज़ होता है। याद रखें एक चीज़ कि डिड के साथ हैव का यूज़ होता है, क्योंकि जो डिड होता है ना, जब भी आप डिड देखेंगे तो उसके साथ V1 का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पर V1 का इस्तेमाल होगा और डिड के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में भी होता है। अभी तो हमने सीखा कोई वस्तु आपके पास थी, कोई वस्तु आपके पास थी तब आपने यूज़ किया हैड का, और नहीं थी तो डिड नॉट हैव का यूज़ कर लिया, डिड नॉट हैव का। ठीक है, अब ऑल सब्जेक्ट्स के साथ इसका यूज़ करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर प्लूरल, इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैड का। अब वाक्य देखें आप, वह सो चुका था, वह सो चुका था या चुकी थी या चुके थे, ऐसा सेंस आएगा। तो ऐसे वाक्यों में हम हैड का यूज़ करेंगे और जो भी वर्ब आएगी ना उसका तीसरा रूप आ जाता है वैसे तो, लेकिन क्रिया आपको मिल जाएगी। तो वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट, स्लीप की जगह स्लेप्ट आ गया, यानी तीसरा रूप है स्लीप का, थर्ड फॉर्म है। वह सो चुका था, ही हैड स्लेप्ट। अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य है विल वाला। विल जो वर्ड है उसका इस्तेमाल हम गागेगी के रूप में करेंगे, गागेगी। सभी सब्जेक्ट्स के साथ इस विल का इस्तेमाल किया जाएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ आपको याद रखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वह जाएगा, वह आएगा, वह खाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, ऐसे सारे वाक्य आप बोल सकते हैं विल के इस्तेमाल से। वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। वह आएगा, ही विल कम, ही विल कम। क्लियर है। अब अगला जो वाक्य है, वर्ड है, वो है हमारे पास WOULD, वुड। वुड का इस्तेमाल भी हम गागेगी के रूप में ही करेंगे, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। सभी जो सब्जेक्ट है सभी करता है, उनके सभी के साथ, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सभी के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको छोटी सी बात याद रखनी है, पास्ट में अगर फ्यूचर की बात की जाए, बीते हुए समय में अगर भविष्य की बात करते हैं तो वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य देखें, जैसे कि उसने कहा, उसने, यही जो वाक्य है ना, उसने कहा यानी पास्ट में उसने कहा कि वह आएगा। तो पास्ट में कही गई बात के लिए फ्यूचर का सेंस आता है ना। पास्ट में अगर फ्यूचर की बात कही जाती है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं वुड का, विल का इस्तेमाल नहीं करते। तो ही सैड दैट, उसने कहा, पास्ट में कहा कि ही वुड कम, दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह आएगा। ही सैड दैट ही वुड कम, उसने कहा कि वह खेलेगा, उसने कहा कि वह नाचेगा, उसने कहा कि वह पढ़ेगा, उसने कहा कि वह बाजार जाएगा। इस तरीके के वाक्य ना पास्ट में कहे गए हों और फ्यूचर की बात की जाए तब आप इस्तेमाल कर देंगे वुड का, वुड वर्ड का। नेक्स्ट है IS, इज़। बहुत यूज़फुल वर्ड है ये भी, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। इज़ का मतलब है, इज़ का छोटा सा मीन है। ही, शी, इट और नेम के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे, ही, शी, इट और नेम के साथ, जैसे कि ही इज़, शी इज़, इट इज़ और रोहन इज़, सोहन इज़, जो भी नाम होंगे ना उनके साथ पे इज़ का इस्तेमाल करेंगे। वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो ही इज़ गुड, इज़ यानी है, ही इज़ गुड, वह अच्छा है, वह लड़का है, ठीक है, वह होशियार है, वह कमरे में है, वह बहुत थका हुआ है। इस तरीके के जो वाक्य होंगे इज़ की हेल्प से हम बनाएंगे, सेंस देगा है। क्लियर है। ही, शी, इट, नेम के साथ इसका इस्तेमाल कर देंगे इज़ का। नेक्स्ट है AM, एम का हिंदी में मीन होता है हूँ और इसका इस्तेमाल सिर्फ होता है आई के साथ, इसका इस्तेमाल ओनली एंड ओनली आई के साथ होता है। वाक्य है मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ। मैं लड़की हूँ तो आई एम अ गर्ल, मैं औरत हूँ तो आई एम अ वुमेन, मैं आदमी हूँ तो आई एम अ मैन। इस तरीके से जो वाक्य होंगे वो आप बना सकते हैं। मैं परेशान हूँ या फिर ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, आई एम अपसेट, इस तरीके से आई एम मैड। कोई भी वाक्य जो मैं ये हूँ तो आप एम, आई के साथ एम लगाकर बना दे। क्लियर है। नेक्स्ट है ARER, है और हो, इसका मीन निकलेगा है और हो। अब इसका इस्तेमाल आई के साथ नहीं होगा, ठीक है, आई के साथ तो एम का हो गया। वी, यू, दे, इन्हीं के साथ हम यूज़ करेंगे आर का, वी, यू, दे सब्जेक्ट के साथ। तुम अध्यापक हो, तुम क्या हो, तुम अध्यापक हो, यू आर अ टीचर, तुम डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। इस तरीके से आप वाक्य बोलें आर को लेकर। तुम यानी कि यू
और आर का मतलब है या हो। तो आप कुछ भी हो तो आप सेंटेंसेस को बोल सकते हैं आर की सहायता से। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है WAS, वॉज, पढ़ें इसको वॉज, ज पढ़ा जाएगा, वास ना पढ़ें। वॉज का मतलब है था या थी, वॉज का मीन जाएगा था या थी। अब इसका इस्तेमाल होगा आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। आई, ही, शी, इट और नेम के साथ हम इस्तेमाल कर लेंगे वॉज का, आई, शी, इट और नेम के साथ। वह कमरे में थी। अब यहाँ पर कोई कहीं पर था, कोई कुछ कर रहा था, ये वाक्य नहीं बनाएंगे। कोई कुछ कर रहा था तो अलग तरीके से सेंटेंसेस बोले जाएंगे, लेकिन कोई कहीं पर था, कोई कैसा था, ऐसा कुछ बताया जाए ना, कोई मीन्स कि करता, यानी कि आई, ही, शी, इट, तब हम यूज़ करेंगे, नाम भी होगा वॉज का। जैसे कि वह कमरे में थी तो शी वॉज इन द रूम। अब वह कमरे में थी, उसका इस कमरे में होना, कोई काम तो नहीं था ना, तो वो कमरे में थी ऐसा बताया जा रहा है, तब हम यूज़ करते हैं वॉज का आई, ही, शी, इट और नेम के साथ। नेक्स्ट वर्ड है WERE, वर, वर मतलब थे, वर का मतलब हो गया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे। वी यू दे के साथ हम यूज़ करेंगे वर का, वी यू दे के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। वाक्य देख लें, जैसे कि वह बगीचे में थे। अब वह नहीं, यहाँ पर आप लिखें वे कर लें इसको, वह नहीं वे बगीचे में थे तो दे वर इन द गार्डन, क्योंकि हम वर का इस्तेमाल वह के साथ नहीं करेंगे, दे के साथ करेंगे, यानी वे बनेगा इसकी हिंदी। तो वे बगीचे में थे, दे वर इन द गार्डन, ये गार्डन है और गार्डन में वो उनकी जो ये जो दे है ना, उनकी बात की जा रही है, वे गार्डन में थे। तो इस तरीके से इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे आप थे के रूप में, वी यू दे सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। इनके बिना अंग्रेज़ी ना तो लिखी जा सकती है, ना अंग्रेज़ी बोली जा सकती है। इनका सारा इस्तेमाल आपको आना चाहिए। तो इनका सारा इस्तेमाल मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।